हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 का विज्ञान विषय का अध्याय 18 वायु एवं जल का प्रदूषण। बच्चों, इस पाठ के पिछले भाग में हमने समझा था कि वायु प्रदूषण क्या होता है, किस तरह से वायु प्रदूषित होती है और ऐसे कौन कौन से उपाय हैं जिससे हम वायु प्रदूषण को कम कर सकते हैं। ये सब चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। बच्चों, इस भाग में हम पढ़ेंगे जल प्रदूषण के बारे में। जल प्रदूषण क्या होता है, किस तरह से जल प्रदूषण बढ़ रहा है और ऐसे कौन कौन से उपाय हैं जिससे हम जल प्रदूषण को कम कर सकते हैं और किस तरह से हम जल का संरक्षण कर सकते हैं। ये सब बातें हम इस वीडियो में समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम ले लेते हैं हमारे 2 प्रश्न जो पिछले वीडियो में मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए थे। एक बार हम उनका सही उत्तर चेक कर लेते हैं। पहला प्रश्न था बच्चों हमारा, वायु प्रदूषण किसे कहते हैं। तो बच्चों, हमें पता है कि जब वायु में कुछ अवांछित पदार्थ मिल जाते हैं तो वायु की प्रकृति और उसके संगठन में बदलाव आ जाता है। इसे क्या कहते हैं बच्चों? वायु प्रदूषण कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किन्हीं 2 पौधागर गैसों के नाम लिखिए। तो बच्चों, क्या होती है पौधागर गैसें जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? तो कौन कौन सी गैसें हैं ऐसी? ये है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। तो बच्चों, यहाँ पर इन दोनों प्रश्नों के उत्तर पूरे हो गए हैं। अब बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो आज का हमारा टॉपिक है बच्चों जल प्रदूषण। क्या होता है बच्चों जल प्रदूषण? नाम से हमें समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है, यहाँ पर जल प्रदूषित हो रहा है। और बच्चों, हमें पता है कि जल जो है वो हमारे जीवन के लिए बहुत ही अनिवार्य है, यानी कि उत्तम स्वास्थ्य के लिए क्या चाहिए? हमें शुद्ध जल चाहिए और जल एक बहुत ही बहुमूल्य संसाधन है। बच्चों, आपको पता है कि पृथ्वी पर लगभग 3/4 हिस्से पर क्या है? जल है। जो 1/4 भाग है वहाँ पर स्थल है। लेकिन बच्चों, जल इतनी अधिक मात्रा में होने के बावजूद भी जो पेयजल है, शुद्ध पेयजल, वो हमें उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है बच्चों? क्योंकि जो पृथ्वी पर जल है अधिकांशतया वो कैसा है? समुद्रों का पानी है, महासागरों का जो खारा पानी है जिसे हम उपयोग में नहीं ले सकते हैं। तो बच्चों, जो पीने योग्य शुद्ध मीठा जल है उसकी मात्रा बहुत कम है। और बच्चों, मानवीय क्रियाकलापों के कारण ये जो हमें पेयजल उपलब्ध हो रहा है उसमें भी लगातार कमी आती जा रही है। बच्चों, मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा जल में क्या हो रहा है? कुछ ऐसे अवांछित पदार्थ मिल जाते हैं जो क्या करते हैं? जल की गुणवत्ता को कम कर देते हैं और उसकी रंग और गंध को भी बदल देते हैं। तो क्या हो जाता है? जल प्रदूषित हो जाता है। यानी कि क्या हो रहा है कि मानवीय गतिविधियों के कारण, बढ़ती जनसंख्या के कारण क्या हो रहा है, और उद्योगों में और कृषि कार्यों में भी बड़े स्तर पर जल का उपयोग हो रहा है। तो इस कारण जो शुद्ध जल है वो हमें दुर्लभ होता जा रहा है। बच्चों, जल हमारा क्या हो गया? प्रदूषित हो गया। उसमें कुछ अवांछित पदार्थ मिल गए हैं तो अब हमें शुद्ध जल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, उसमें कमी आती जा रही है। और बच्चों, बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं, कौन कौन से हैं? जैसे कि वाहित मल है, विषैले रसायन है, उर्वरक है, साबुन, डिटर्जेंट, ये सब क्या करते हैं? जल को प्रदूषित करते हैं। इन पदार्थों को क्या कहेंगे बच्चों? प्रदूषक कहेंगे। क्या हो जाएंगे ये? जल प्रदूषक। किसको प्रदूषित कर रहे हैं? ये जल को प्रदूषित कर रहे हैं। ऐसे पदार्थ जो क्या कर रहे हैं? हमारे जल को प्रदूषित कर रहे हैं, क्या कहलाएंगे? जल प्रदूषक कहलाएंगे। तो बच्चों, क्या हो गया? यहाँ पर हमारा जल प्रदूषित हो गया। क्यों हो रहा है बच्चों ये जल प्रदूषित? कैसे होता है उसे समझते हैं। बच्चों, ये जो है गंगा नदी का प्रवाह क्षेत्र है। क्या हो रहा है? देखिए बच्चों, कहाँ से निकल रही है ये? गंगोत्री से निकल रही है और आगे जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और बच्चों, ये जो गंगा नदी है ये भारत की प्रसिद्ध नदियों में से एक है। आपको पता होगा गंगा नदी को हम क्या मानते हैं? माता के समान मानते हैं। और ये जो है हमारे लिए एक बहुत ही पूज्य नदी है। और ये नदी जो है बच्चों भारत की अधिकांश उत्तरी, केंद्रीय और पूर्वी भारतीय जनसंख्या का पोषण करती है। यानी कि ये जितने भी शहर इसके किनारे पर बसे हुए हैं वहाँ के अधिकांश लोग जो हैं वो इस गंगा नदी पर निर्भर हैं। लेकिन बच्चों, क्या हो रहा है कि इस गंगा नदी में लगातार प्रदूषण की मात्रा बढ़ती जा रही है। यानी कि ये गंगा नदी जो है वो लगातार प्रदूषित हो रही है। क्यों हो रही है बच्चों? क्योंकि इसके आसपास जो लोग रहते हैं, इसके किनारे पर जो शहर हैं वहाँ के लोग क्या करते हैं? इसके अंदर कूड़ा करकट, अनुपचारित वाहित
मल, मृत जीव और अन्य हानिकारक पदार्थ जो हैं वो सीधे ही इस नदी में डाल देते हैं। तो क्या हो रहा है बच्चों, इस नदी में प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। बच्चों, कई स्थानों पर प्रदूषण का स्तर इतना अधिक बढ़ गया है कि वहां पर जो जलीय जीव हैं वो मृत हो गए हैं, यानी कि कोई भी जलीय जीव उन स्थानों पर जीवित नहीं है। वहां पर क्या हो गई है, ये नदी जो है प्राय निर्जीव सी हो गई है। बच्चों, जो विश्वव्यापी कोष है WWF, उसने प्रकृति के लिए एक अध्ययन किया था और जिसमें उसने ये पाया कि गंगा नदी जो है वो संसार की सबसे 10 प्रदूषित नदियों में से एक है। हम समझ सकते हैं कि कितनी प्रदूषित हो गई होगी। बच्चों, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं, इसमें बहुत सारा कूड़ा करकट जो है सीधे इस नदी में छोड़ देते हैं। जैसे कि देखिए बच्चों, जो उत्तर प्रदेश का कानपुर शहर है वो गंगा नदी के किनारे पर बसा हुआ है और वहाँ पर गंगा नदी जो है वो बहुत अधिक प्रदूषित है। वहाँ के लोग क्या करते हैं बच्चों, इस नदी में स्नान करते हैं, कपड़े धोते हैं और मलमूत्र त्यागते हैं। इसके अलावा बहुत सारा कचरा, कूड़ा करकट, फूल सामग्री, पूजा सामग्री, पॉलिथीन आदि क्या कर देते हैं, इस नदी में सीधे ही फेंक देते हैं। चित्र में देखिए दिखाई दे रही है आपको, यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, जो जितना भी कूड़ा करकट है या पूजा सामग्री है या जो मृत जीवों के अवशेष हैं सीधे ही क्या करते हैं, इस गंगा नदी में छोड़ देते हैं। तो ये नदी क्या हो रही है, वहाँ पर बहुत अधिक प्रदूषित हो रही है। इसके अलावा बच्चों, जो कानपुर शहर है वहाँ पर 5000 से भी अधिक औद्योगिक इकाइयाँ है। बहुत सारी फैक्ट्रियाँ, उद्योग धंधे वहाँ पर हैं, जिनमें क्या क्या है, उर्वरक की फैक्ट्री, अपमार्जक की, चर्म तथा पेंट की फैक्ट्रियाँ सम्मिलित है। और इन उद्योगों से क्या होते हैं, बहुत सारे हानिकारक रसायन निकलते हैं, जो ये क्या करते हैं, सीधे ही इन रासायनिक अपशिष्टों को नदी में छोड़ देते हैं। तो बच्चों, क्या हो रहा है कि वहाँ का जल जो है वो प्रदूषित हो रहा है। इन उद्योगों से निकलने वाले जो हानिकारक रसायन हैं वो इस जल का रासायनिक संदूषण कर देते हैं। रसायन जो हैं वो इस जल में मिल जाते हैं, उसके अंदर बहुत सारे विषैले तत्व होते हैं, जैसे कि आर्सेनिक है, लेड है और फ्लोराइड है। तो क्या हो रहा है, गंगा नदी का जल प्रदूषित हो रहा है। चित्र में देखिए बच्चों, जहाँ ये जो औद्योगिक इकाइयाँ हैं वो क्या करती है, सीधे ही अपना जो प्रदूषित रसायन है वो कहाँ छोड़ देती है, इस गंगा नदी के अंदर छोड़ देती है। देखिए पानी जो है यहाँ का कितना काला हो गया है, विषैले रसायन सीधे क्या किए जा रहे हैं, इस गंगा नदी में छोड़े जा रहे हैं। तो बच्चों, जहाँ पर ये गंगा नदी बहुत अधिक प्रदूषित हो गई है, ऐसे जल में कोई जलीय जीव जंतु भी नहीं है, बिल्कुल क्या हो गई है, नदी निर्जीव हो गई है। तो बच्चों, इस गंगा नदी को बचाने के लिए 1985 में एक महत्वाकांक्षी परियोजना आरंभ की गई, जिसे क्या कहते हैं, गंगा कार्य परियोजना। क्या किया गया, इस परियोजना के तहत गंगा नदी में प्रदूषण के स्तर को कम करने का प्रयास किया गया। इसके बाद में सन 2016 में भारत सरकार ने एक नए प्रस्ताव का शुभारंभ किया, जिसका नाम था बच्चों नमामि गंगा, या फिर स्वच्छ गंगा भारत मिशन के नाम से इसे जाना जाता है। इसके तहत गंगा नदी की साफ सफाई की गई और जिन स्थानों पर गंगा नदी बहुत अधिक प्रदूषित थी वहां पर इसके प्रदूषण के स्तर को कम करने का प्रयास किया गया। अब बच्चों, ये जो जल हमारा प्रदूषित हो रहा है, इसके हम पर क्या क्या दुष्प्रभाव होते हैं, उन्हें हम समझते हैं। तो बच्चों, नेक्स्ट है जल प्रदूषण के प्रभाव। बच्चों, बहुत सारे उद्योग धंधे और फैक्ट्रियां जो हैं वो क्या कर रही हैं, अपने रसायनों को सीधे ही जल में छोड़ रही है। तो बच्चों, जैसे कि तेल परिष्करणशालाएं हैं, कागज उद्योग फैक्ट्रियां हैं, या फिर वस्त्र और चीनी मिलों से निष्कासित जो रसायन है, ये क्या कर रहे हैं, सीधे ही जल में मिल रहे हैं। और जब उस प्रदूषित जल को कृषि कार्यों में उपयोग में लिया जाता है तो ये कहाँ चले जाते हैं, रसायन भूमि में मिल जाते हैं और भूमि से कहाँ चले जाते हैं, पेड़ पौधों में आ जाते हैं। तो इस वजह से उन पौधों का उपयोग कौन कर रहा है, हम कर रहे हैं। तो इस कारण क्या हो रहा है कि पौधों और जंतुओं में अविषता उत्पन्न हो जाती है। धीरे धीरे रसायन क्या कर रहे हैं, हमारे शरीर को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमारे अंदर भी क्या हो गई, अविषता उत्पन्न हो गई है। इसके अलावा बच्चों, जो खरपतवारनाशी और जो कीटनाशी होते हैं, जो हम क्या करते हैं, फसलों की सुरक्षा के लिए उन पर छिड़कते हैं, वो भी क्या होते हैं, जल के साथ में घुलकर, वर्षा के जल के साथ में बहकर कहाँ चले जाते हैं, हमारे जो जल स्रोत हैं उनमें पहुंच जाते हैं, जलाशयों तक ये पहुंच जाएंगे। और क्या होगा, जलाशयों का जो जल है वो धीरे धीरे भूमि में रिसता रहेगा, तो उसके साथ में ही ये रसायन कहाँ पहुंच जाएंगे, भूमि में
पहुंच जाएंगे और जो भौम जल है उसे भी प्रदूषित कर देते हैं। बच्चों, रसायनों के द्वारा वो जल क्या करेगा, मिट्टी की अम्लीयता को बढ़ा देता है। तो जब अम्लीयता बढ़ गई है किसकी बच्चों, मृदा की, तो जो मृदा में पनपने वाले सूक्ष्म जीव हैं उनकी वृद्धि भी कम हो जाती है। तो क्या कहेंगे हम, ये सूक्ष्म जीव क्या कर रहे थे बच्चों, मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ा रहे थे। तो मृदा की जो उर्वरता है, उपजाऊपन है, वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पर पौधों और जंतुओं में अविषता उत्पन्न हो गई है। इसके अलावा जो भौम जल है वो भी हमारा प्रदूषित हो गया है और मिट्टी का उपजाऊपन भी क्या हो रहा है, यहाँ पर कम हो रहा है। इसके अलावा बच्चों, जो वाहित मल है उसके द्वारा जो जल संदूषित हो गया है तो उसमें बहुत सारे सूक्ष्म जीव जैसे कि जीवाणु है, वायरस या फिर कवक और परजीवी हो सकते हैं और ये क्या करते हैं, मनुष्य में अनेक रोग उत्पन्न करते हैं जैसे कि हैजा, टाइफाइड, पीलिया और चर्म रोग। बच्चों, अशुद्ध जल पीने से जो है हमें टाइफाइड, चर्म रोग, हैजा आदि रोग हो सकते हैं। इसके अलावा बच्चों देखें हम कि जो उर्वरक होते हैं उनके अंदर नाइट्रेट और फास्फेट जैसे रसायन होते हैं। अधिकांश जो उर्वरक कृषि में प्रयोग में लिए जाते हैं उनमें कौन से रसायन हैं, नाइट्रेट और फास्फेट। ये जो नाइट्रेट और फास्फेट है बच्चों, ये शैवालों के लिए पोषक का कार्य करते हैं। तो जब ये क्या कर रहे हैं, जल के साथ में बहकर जल स्रोतों तक पहुंच जाते हैं तो उन जल स्रोतों में जो शैवाल उग रही है वो क्या करती है, इन नाइट्रेट और फास्फेट का पोषक की भांति उपयोग करती है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, शैवालों की अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। पूरे जो जलाशय है उसमें क्या फैल जाते हैं, शैवाल वृद्धि कर जाते हैं। इसे कहते हैं बच्चों शैवाल ब्लूम कहते हैं। और क्या होता है, जब ये शैवाल मृत हो जाएंगे, मर जाएंगे तो क्या होगा, जो जीवाणु है वो इनका भक्षण करेंगे। जीवाणु इन मृत शैवालों को भोजन के रूप में उपयोग में लेंगे और बच्चों इस प्रक्रिया में अत्यधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो जीवाणु क्या कर रहे हैं, बहुत अधिक ऑक्सीजन का उपयोग कर रहे हैं। इस कारण क्या होगा, जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और जो जलीय जीव जंतु हैं उन्हें पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। इस कारण क्या होगा, जो जलीय जीव जंतु हैं वो मर जाते हैं। तो क्या हो रहा है, ये सब किसकी वजह से हो रहा है बच्चों, ये जो उर्वरकों के द्वारा जो नाइट्रेट और फास्फेट जल स्रोतों तक पहुंच गए थे वो किसकी मृत्यु का कारण बन रहे हैं, इन जलीय जीवों की मृत्यु का। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बच्चों कि जो विद्युत संयंत्र और उद्योग हैं उनसे आने वाला जो गर्म जल है वो भी एक प्रदूषक की भांति व्यवहार करता है। यानी कि क्या है, ये है जल ही लेकिन ये बहुत गर्म है तो ये भी क्या कार्य कर रहा है, प्रदूषक का कार्य कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि ये जलाशयों के तापमान में वृद्धि कर देता है। अचानक से क्या हो रहा है, जलाशयों का तापमान बढ़ रहा है तो उसमें जो भी जीव जंतु वृद्धि कर रहे हैं उन पर क्या होता है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो ये जल, गर्म जल जो है वो भी क्या है, एक प्रकार का प्रदूषक है। अब बच्चों यहाँ पर हमें ये समझ में आ गया कि ये जो जल प्रदूषण हो रहा है इसके हमारे ऊपर बहुत सारे हानिकारक प्रभाव पड़ रहे हैं और इसके कारण क्या हो रहा है बच्चों, स्वच्छ जल की उपलब्धता में कमी आ रही है। स्वच्छ जल क्या है बच्चों, जिसे हम पीने के लिए काम में लेते हैं और इसे बच्चों हम पेयजल भी कहते हैं। क्या होता है बच्चों, पेयजल की जो पीने के लिए उपयुक्त जल है वो क्या कहलाता है, पेयजल कहलाता है, जिसे हम पीने के लिए उपयोग में ले सकते हैं। बच्चों पीने के लिए उपयोग में जब हम जल को ले रहे हैं तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि जल जो है हमारा एकदम साफ दिखाई देना चाहिए। लेकिन बच्चों ये जरूरी नहीं है कि जो जल देखने में हमें साफ दिखाई दे रहा है वो वास्तव में भी स्वच्छ ही हो, क्योंकि उस जल के अंदर बहुत सारे रोगवाहक सूक्ष्म जीव हो सकते हैं या फिर घुली हुई अशुद्धियाँ हो सकती है। इसलिए हमें क्या करना है कि पीने से पहले जल को अच्छे से साफ कर लेना है। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे जल की अशुद्धियों को दूर किया जा सकता है। कौन कौन से तरीके हैं बच्चों, घरेलू उपयोग के लिए हम जल को घरेलू फिल्टर या कैंडल फिल्टर के द्वारा जो है साफ शुद्ध कर सकते हैं। बच्चों आपने देखा होगा घरों में जो कैंडल फिल्टर लगे होते हैं, आरओ सिस्टम लगा होता है, उसके द्वारा जल को शुद्ध किया जा सकता है। इसके अलावा बहुत ही आसान तरीका है कि हम क्या कर लें, जल को उबाल लें। उबालने से क्या होगा बच्चों, जो जल के अंदर उपस्थित जीवाणु या जो भी सूक्ष्म जीव हैं वो क्या होंगे, मर जाएंगे। तो उबाल कर भी हम इस जल को साफ कर सकते हैं।
इसके अलावा अगर हम देखें रासायनिक विधि तो इसमें क्या करते हैं बच्चों, जल में क्लोरीन की गोलियां अथवा विरंजक चूर्ण मिला देते हैं, जिससे भी क्या हो रहा है, जल हमारा शुद्ध हो रहा है। लेकिन बच्चों हमें ध्यान रखना है कि क्लोरीन की गोलियां जो हम मिला रहे हैं कि हमें एक निश्चित मात्रा में ही मिलानी है, अधिक मात्रा में नहीं मिलानी है। इसके अलावा बच्चों फिटकरी का प्रयोग भी जल की अशुद्धियों को दूर करने के लिए किया जाता है। जो पानी के बड़े बड़े टैंक हैं उनमें क्या करते हैं, फिटकरी डाल देते हैं, तो जो अशुद्धियां होती है वो भारी होकर नीचे तले में बैठ जाती है और जल क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। इसके अलावा बच्चों जब बड़े पैमाने पर जल को शुद्ध किया जाता है तो इस तरह के जल उपचार संयंत्रों का प्रयोग किया जाता है। क्या करते हैं, ये जो जल उपचार संयंत्र हैं इनमें विभिन्न भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा जल को शुद्ध किया जाता है और उसके बाद में इस जल को जलाशयों में छोड़ा जाता है। यानी कि पहले हमने क्या कर लिया, इस जल को उपचारित कर लिया है, रसायनों से मुक्त कर लिया है, उसके बाद ही हम क्या कर रहे हैं, इस जल को जलाशयों में प्रवाहित कर रहे हैं। इस तरह से बड़े बड़े संयंत्र होते हैं जहाँ पर जल को शुद्ध किया जाता है। बच्चों ये तो हो गई बात जल को, पेयजल को शुद्ध करने की, लेकिन हमें क्या करना है बच्चों, इस जल की बचत भी करनी है और जो जल है उसे हमें व्यर्थ नहीं बहाना है। तो इसके लिए भी बच्चों हम कुछ उपाय कर सकते हैं। तो क्या किया जा सकता है बच्चों, यहाँ पर कि जो सभी औद्योगिक क्षेत्र हैं वहाँ पर जल उपचार संयंत्र स्थापित किए जाने चाहिए, जिससे क्या होगा बच्चों कि जो जल हमारा प्रदूषित हो रहा है वो सीधे ही जलाशयों में नहीं मिल पाएगा। और ये जो औद्योगिक इकाइयाँ हैं इनके लिए जो नियम बनाए गए हैं उन्हें पूरी तरह सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। बच्चों नियम तो हम बना देते हैं लेकिन ये जो नियम है वो सख्ती से लागू नहीं किए जाते हैं। इस कारण से क्या होता है, जल अधिक प्रदूषित हो रहा है, क्योंकि जो औद्योगिक इकाइयां हैं ये इन नियमों को पूरी तरह से नहीं मानती है और बिना उपचारित करे ही क्या कर रही है, इस जल को जलाशयों में छोड़ देती है। तो इन नियमों को जो है सख्ती से लागू किया जाना आवश्यक है। इसके अलावा बच्चों हम व्यक्तिगत स्तर पर क्या क्या प्रयास कर सकते हैं, तो हमें क्या करना है बच्चों कि जब हम कोई धुलाई कर रहे हैं या अन्य घरेलू कार्य में जल का उपयोग कर रहे हैं तो हमें क्या करना है कि उस जल का हम पुनः उपयोग भी कर पाएँ, ऐसी व्यवस्था हमें करनी है। जैसे कि मान लीजिए यदि हमने सब्जियों को धोने के लिए जल का इस्तेमाल किया है तो जब हमने सब्जियां धो ली है और जल हमारा बच गया है तो उस जल का प्रयोग जो है हम पौधों की सिंचाई में कर सकते हैं। हमारे घरों में जो गार्डन है या गमले हैं उस पानी का उपयोग हम उनमें कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों हम जो है अपनी गाड़ी वगैरह को धोने के लिए सीधे ही पाइप का इस्तेमाल ना करें, हम उसे बाल्टी की सहायता से या कपड़े की सहायता से गाड़ी को साफ कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जल हमारा बच जाएगा। इसके अलावा बच्चों जब कभी भी हम ब्रश करते हैं तो नल को हमें खुला नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जब ब्रश करते रहते हैं और नल कैसा रहता है, पूरे टाइम खुला रहता है, तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है बच्चों, जल की बचत करनी है। और क्या कर सकते हैं बच्चों हम, इसके लिए हम जो है जल का कम उपयोग करें, जल का पुनः उपयोग करें, पुनः चक्रण करें, पुनः प्राप्त करें और उसका उपयोग ना करें। ये हमारा मूल मंत्र होना चाहिए। यानी कि जहाँ पर हमें ज़रूरत है वहीं हम जल का प्रयोग करें। अगर हम उस जल का पुनः उपयोग कर सकते हैं तो वो भी हमें करना चाहिए। तो हमारा मूल मंत्र क्या होना चाहिए बच्चों, जल का संरक्षण। हमें जो है कैसे भी करके शुद्ध जल जो है उसे बचाना है, जल को व्यर्थ नहीं करना है। बच्चों यहाँ पर हमारा ये जल प्रदूषण वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जो भी बातें की हैं वो आपने अच्छे से समझी होगी और अपनी कॉपी में नोट भी कर ली होगी। तो बच्चों मिलेंगे हम अगले वीडियो में इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।